क्या आप जानते हैं चांद की एक ऐसी भी सूरत है जिससे कि आज तक आप बेखबर हैं। वास्तव में पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद का रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम एग्जैक्टली सेम है। यानी कि जितना वक्त चांद को पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करने में लगता है, उतना ही वक्त इसे अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। ऐसे में हमेशा चांद की एक ही साइड पृथ्वी के समक्ष रहती है, जिसे हम नाइट टाइम में देख पाते हैं। इस अजीब से फिनोमिनन को एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में टाइडल लॉकिंग के नाम से जाना जाता है, और यही टाइडल लॉकिंग रिस्पॉन्सिबल है कि हम आज तक अपने चांद की एक साइड से बेखबर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आज तक हमने कभी भी इस डार्क साइड ऑफ मून को नहीं देखा है, बल्कि जब जब इसे देखा गया है या फिर इसके आसपास जाने की कोशिश भी की गई है, तो हमेशा कुछ अजीबोगरीब हरकतें ही होती देखी गई हैं। मिसाल के लिए जब अपोलो 11 लैंडिंग के दौरान 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे, तो उन्होंने वहां कुछ अजीब सा होते देखा, जिसे उन्होंने वापस पृथ्वी पर आने के बाद पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही चांद की डार्क साइड पर उतरे चाइना के ल्यूनर लैंडर चैंगी 4 ने भी वहां एक अलौकिक रोशनी को जलते देखा था। खैर, इन मुलाकातों में कुछ तो अजीब था, जो आज भी हमें चांद के उस रहस्यमय हिस्से के बारे में सोचने को मजबूर करता है। और साथ ही यही अजीब सी फीलिंग हमारे मन में कुछ ऐसे सवालों को भी खड़ा करती है कि आखिर ऐसा क्या है उस चांद के हिस्से में जो हमने अब तक नहीं देखा, या फिर उसे हमें दिखाया ही नहीं गया। ऐसी ही ढेरों मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसीज के बीच से होकर गुजरेंगे हम आज के इस एपिसोड में, क्योंकि आज हम आपको चांद का वो चेहरा दिखाने वाले हैं जो आज तक पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की विद अ क्विक रिकैप ऑफ द पास्ट। ये कहानी शुरू होती है 20 जुलाई सन 1969 की रोज। रात के 8 बजे का वक्त था। ह्यूस्टन टेक्सास स्थित नासा कंट्रोल सेंटर पर तगड़ी गहमा गहमी थी। हर कोई अपनी आंखों को नीचे उंगलियों को मोड़े बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा प्लान किया गया था। पहले से मुकर्रर प्लान से हटकर कुछ भी होने का मतलब था मून की फर्स्ट एवर ह्यूमन लैंडिंग पर ग्रहण लगना, और इसकी नासा को बेहद बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। मगर यहाँ नासा और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की किस्मत ने उनका साथ दिया, और तमाम बाधाओं और अड़चनों को पार करते हुए सफलतापूर्वक वो मून की ऑर्बिट तक जा पहुंचे, जहां फर्दर चांद की सतह पर उतरने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए और फौरन ही डिसेंड करते हुए चांद की सतह की ओर बढ़ने लगे। वहीं कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर ही गर्दिश करने लगे। ऐसे में जब कामयाबी से ये लैंडिंग अंजाम दी गई और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखने के साथ वो ऐतिहासिक जुमला कहा, और इस एक कदम के साथ ही ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की वो आंधी शुरू हुई जिसने चांद के तिलिस्म को तोड़कर रख दिया, रहस्यों के सारे बांध ढहा दिए और रोमांच की सभी हदें पार कर दी। बहरहाल, इस पहले ल्यूनर एक्सपीडिशन को शुरू हुए अभी चंद पल बीते ही थे कि एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन की निगाहों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने उन्हें एक पल के लिए भौंचक्का कर दिया। दरअसल वो नजारा था एक तेज अलौकिक रोशनी का, जिसे बज एल्ड्रिन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। मगर उन्होंने इस वियर्ड एक्सपीरियंस को कभी भी चांद पर रहते हुए उन्होंने नासा से शेयर नहीं किया। वो खामोश रहे और इस राज को अपने सीने में दफन करके अपने घर धरती की ओर बढ़ चले। आखिर में जब 24 जुलाई सन 1969 को जब वे धरती पर पहुंचे, तो उन्होंने इस अनजाने रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस घटना को बयान करते हुए कहा कि मैं ल्यूनर मॉड्यूल की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मैं एक पल के लिए तो ये सोचने लगा कि वो अजीबोगरीब चीज है क्या, जिसे फिलहाल मैं अपनी आंखों के सामने चांद पर मंडराता हुआ देख पा रहा हूँ। ये एक तेज मचलती हुई रोशनी का अंबार है जो चांद की सतह से कुछ ऊपर डोलता हुआ सा नजर आ रहा है। बज एल्ड्रिन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि यूएफओ से लेकर मून पर एलियन लाइफ की मौजूदगी को लेकर ढेरों थियरीज और सुनी सुनाई बातों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हालांकि वक्त वक्त पर इन बातों का खंडन भी किया जाता रहा, और वो भी इस तर्क के साथ कि आज हम चांद को ऑब्जर्व करते करते 6 दशकों से भी अधिक का वक्त लगा चुके हैं। ऐसे में अगर वहाँ किसी तरह की कोई लाइफ या एलियन लाइफ मौजूद होती तो वो हमारी नजरों के सामने जरूर आ चुकी होती। मगर आज जब चांद पर इतने सारे रोवर्स, लैंडर्स और ऑर्बिटर्स भेजे जा चुके हैं, ये निरंतर चांद को अपनी निगरानी में भी रखे हुए हैं,
तो ऐसा कुछ कभी दिखा क्यों नहीं? क्यों कभी हमने चांद पर किसी सस्पिशियस एलियन एक्टिविटी को नोट नहीं किया? इस मामले में क्रिटिक्स के अपने विचार हैं और ऑप्टिमिस्टिक्स के अपने अलग। ऐसे में सच क्या है, ये जानना काफी मुश्किल होता जा रहा है और सच की यही तलाश हमें ले पहुंची हमारी अगली मंजिल चाइना की ओर। नहीं, ये वाला चाइना नहीं, बल्कि चांद पर मौजूद चाइनीज लैंडर चैंगी 4 की ओर। अब यहाँ ये लैंडर तो डेड हो चुका है, मगर जो चांद पर जीवन की मौजूदगी की सांसें इसने फूकी हैं, भाई साहब वो वाकई इनक्रेडिबल है। इनफैक्ट वो चौंकाने वाला है। दरअसल चैंगी 4 लैंडर ने चांद की सतह पर रहते हुए वहाँ अजीबोगरीब पदार्थ देखा जो झिलमिलाकर चमक रहा था। ऐसे में इसे रेडियम या फिर किसी अन्य स्पार्कलिंग एलिमेंट से जोड़कर देखना काफी अनरियलिस्टिक सा लगता है, क्योंकि हमारी प्रायर स्टडीज ये साफ करती हैं कि मून की कंपोजिशन का मेजॉरिटी पार्ट वॉल्केनिक ऐश से मिलकर बना है, जिसमें इस तरह के किसी भी चमकदार या नॉर्मल सिनेरियो में ग्लो करने वाले एलिमेंट का कोई ट्रेसेस मौजूद नहीं है। ऐसे में ये बात ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि चांद पर इस फार साइड में ऐसा क्या है जो बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे चाइना तो अपनी रिसर्च और डिस्कवरीज की जानकारी पब्लिक डोमेन में देने से रहा, और वैसे भी इन चाइनीज के दावों में कितनी मजबूती है इस पर भी पुख्ता तौर पर कुछ कह पाना काफी मुश्किल है। आफ्टर ऑल चाइनीज खोज है तो फिर इस पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है, ये कहना अब भी मुश्किल है। बट यार सवाल यहाँ तो फिर भी वही बना है कि आखिर चांद पर ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन है भी या नहीं जिससे अब तक हम अनजान रहे हों, और आखिर इस बात की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हम दोबारा चांद पर जाएं और सो कॉल्ड एलियंस हम पर हमला ना करें। अब देखो यार, क्योंकि अमेरिका अब चांद पर वापस जा रहा है और इस बार कुछ नए इरादों के साथ, तो ऐसे में अगर वहाँ किसी भी एलियन की एग्जिस्टेंस है तो इस बार तो पक्का उसकी एस्ट्रोनॉट से मुलाकात हो ही जानी है। अदरवाइज नासा भी अपने इस एक्चुअल मून लैंडिंग मिशन को करने से पहले दर्जनों बार अलग अलग तरह के टेस्ट मिशंस को अंजाम दे चुका है, और इस दौरान वहां टेस्ट फ्लाइट के लैंड होने से लेकर कई घंटों तक सैटेलाइट्स की मदद से ऑब्जर्वेशन तक हर एक चीज नासा के ल्यूनर चेक को फुल प्रूफ बनाती है। अब अगर वहां कोई एलियन होगा भी तो जरा आप ही सोचिए, क्या वो इन कैमरों की निगाहों में नहीं आया होगा? हाँ भाई, कैमरे, ये भारी भरकम सैटेलाइट्स बड़े बड़े कैमरे ही तो हैं जो हर पल चांद पर नजरें जमाए हुए हैं। तो इस बात से एक चीज तो कंफर्म होती है कि चांद पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन परमानेंट रूप में तो नहीं रहती। अब अगर वो जानबूझकर हमसे छिपने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमें ठप्पा करने के लिए एक सही वक्त की तलाश कर रहे हैं तो ये केस कुछ डिफरेंट है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वहाँ पर किसी एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन का होना और हमें टारगेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। अब बात रही जहाँ तक फार साइड ऑफ मून की, तो चांद का ये हिस्सा वाकई काफी ज्यादा सस्पिशियस और मिस्टीरियस है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में कॉन्स्टेंटली यहाँ कुछ न कुछ अजीब होता हुआ देखा जा रहा है। अब वहाँ एग्जैक्टली है क्या, इसका तो पता वहाँ जाकर ही चलेगा, मगर फिलहाल जो हम चांद के उस इलाके के बारे में जानते हैं वो ये है कि वहाँ जाना भी कम चुनौतियों भरा नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो नेटवर्क बहाल करने से लेकर सही लैंडिंग साइट के चुनाव तक ढेरों बातों का ख्याल रखना होगा। चांद की डार्क साइड इसलिए भी काफी डरावनी है क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद धरती से संपर्क बनाए रखना काफी ज्यादा कठिन रहता है, और यही कनेक्शन प्रॉब्लम अच्छे भले मिशंस को डेड एंड तक पहुंचा देती है। मिसाल के लिए खुद हमारे इंडिया का चंद्रयान 2 प्रोब केवल इस एक खामी की वजह से फेल हो गया। फाइनल मोमेंट आने पर इजराइल का बैराशीट लैंडर भी वहां क्रैश कर गया, और अगर भविष्य में ठीक ऐसी ही कोई घटना दोबारा से घट जाए, और खासकर तब जब स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान सवार हो, तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ टेक्निकल फेलियर्स के अलावा मून की फार साइड पर मौजूद ज्योग्राफी भी हमारे इस अभियान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये देखिए, ये हैं चांद की 2 तस्वीरें, जिनमें से एक है उस हिस्से की तस्वीर जिसे हम नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, जो हमेशा हमारी यानी कि पृथ्वी की ओर तनी रहती है। वहीं ये है तस्वीर मून की फार साइड की, जो हमसे दूर उस ओर मुंह फेरे हुए है। अगर इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें तो केवल इन्हें देखने भर से ही इनके बीच का फर्क साफ हो जाता है। दरअसल मून का वो हिस्सा जो हमेशा धरती की ओर रहता है वो प्रैक्टिकली ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि वहाँ लैंड फॉर्म्स ज्यादा इवन हैं बजाय के फार साइड के। चांद के इस कोने में एस्टेरॉइड्स के टकराव से बने क्रेटर्स और साथ ही अनइवन मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते माउंटेन्स भी हैं। इनफैक्ट जिन्हें हम माउंटेन्स कह रहे हैं वो वास्तव में ठंडे पड़ चुके ज्वालामुखी हैं, जिनके एक्टिव पीरियड के दौरान चांद पर ढेर सारी वॉल्केनिक ऐश और मैग्मा डिपॉजिट्स यहीं से निकले थे।
जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग को एक हार्ड लैंडिंग में तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या इतने सारे रिस्क को लेकर चांद की उस डार्क साइड पर लैंड करने का कोई तुक बनता है? बाकी यहाँ मौजूद सो कॉल्ड एलियंस का तो तिलिस्म हम तोड़ ही चुके हैं। आप उस पर भी अपनी बेधड़क राय पेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।